नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। कहने का मतलब आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास की सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आसान शब्द में बताएंगे ताकि आपको क्लास करने के बाद अच्छे तरीका से सभी प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपका यहाँ पर जो भी आपने क्या सीखा ये पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए और सारांश आता है उसमें। ठीक है, तो उसको याद करना जरूरी होता है बच्चे के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए क्या लाभ है, बताइए। CNG आप लोग जानते होंगे, CNG, और एक होता है क्या बाबू, एंड क्या, LPG, है ना। इसका आप लोग जो जानते होंगे कि ईंधन के रूप में उपयोग करने से हमको लोग को क्या लाभ होता है, ये बात बताइए आप लोग। तो बच्चे आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, पहले इस प्रकार लिखिएगा कि CNG और LPG उपयोग करने के लाभ। ठीक है, इस प्रकार पहले लिख दीजिएगा CNG और LPG उपयोग करने के लाभ। फर्स्ट पॉइंट देकर लिखिए, ये कम प्रदूषणकारी हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत कम प्रदूषणकारी होते हैं, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे आप बोलेंगे कि सर CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। और अगर LPG की बात करें तो इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो इस प्रकार आप लोग CNG LPG का फुल फॉर्म भी जान चुके हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत कम प्रदूषणकारी होता है। फर्स्ट आप लोग समझे क्या लाभ है इसका उपयोग करने का, कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये जो होता है कम प्रदूषणकारी होता है। ठीक है, दूसरा है ये पॉइंट हुआ कि ये जो है एक स्वच्छ ईंधन है। ये कैसा ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है। तीसरा हुआ कि ये अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ता है। ये भी तो हम लोग के लिए लाभ है ना, कि दूसरा ईंधन का उपयोग करेंगे तो हमको महंगा में मिलेगा, लेकिन जो CNG और LPG है ये क्या हमको सस्ता में मिलेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, ये आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, ये चौथा हमको लाभ है। पांचवा है कि इन्हें घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इनकी आपूर्ति पाइपों के द्वारा की जाती है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूं, अगर आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर बढ़िया तरीका से क्लास 8 में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए लेकर आए हैं SBM क्लासेस के द्वारा टॉपर बैच। ठीक है, इस बैच में आप लोग को सारा सब्जेक्ट को आप लोग को नोट्स मिल जाता है। ठीक है ना, समझ जाइए, सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाता है। ठीक है, साइंस का आपका हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छे तरीका से मैथ भी आपको सारा कंप्लीट करवाया जाता है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको पता है 499 रुपया लगता है। अगर आप लोग देकर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखना हम लोग प्रारंभ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, बताइए जल्दी से आप लोग कि पेट्रोलियम का ऐसा कौन सा उत्पाद है कि जो सड़क निर्माण, सड़क को अगर हम लोग निर्माण करते हैं तो उसके उपयोग में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है बाबू इतना आसान है कि सब बच्चे तुरंत उपयोग कर लेते हैं, मतलब तुरंत याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आंसर में मात्र आपको लिखना है कि सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस उपयोग में लाया जाता है, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 भी इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है बाबू, देखिए वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, ये जो आप लोग क्वेश्चन आंसर का PDF देते हैं, देख रहे हैं, ये भी आपको बैच के अंतर्गत मिल जाता है। तो आप लोग बैच ज्वाइन किए होंगे तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो उत्तर में सारे बच्चे लिखना शुरू कीजिए कि कोयला हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। कोयला हमें कहां से प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे क्या होते हैं, दब जाते हैं। इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे ये गहरे होते जाते हैं उनका ताप भी बढ़ता है और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है।
बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे तरीका से क्लियर हो चुका है और अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कि कोयला जो होता है वो जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला किस प्रकार बनता है, इसमें क्या लिखिएगा कि सबसे पहले कोयला जमीन के अंदर होता है। बाढ़ जैसा जैसा प्राकृतिक प्रक्रम जो है, बाढ़ जैसा है ना, बहुत सारा प्रक्रम होता है। इस प्रक्रम से वन मृदा के नीचे दब जाता है। बाढ़ आएगा या तूफान आया, आंधी आया, उससे क्या होता है, पेड़ पौधा है उसका टहनी टूट के क्या होता है, जमीन के नीचे चला गया। अब उसमें थोड़ा मिट्टी पड़ा, धूप है ना, ऊपरी मृदा पड़ा, अब वो नीचे गया तो संपीड़ित हो जाता है। जैसे जैसे उसका गहराई बढ़ते गया वहाँ पर ताप बढ़ेगा, वहाँ पर जो बाबू है गर्म होता है। ठीक है, दाब बढ़ेगा जिसके कारण पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएगा, मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयला बन जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और आपको पता होगा कि कोयला मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था ये भी अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। फोर्ड कहता है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को आपको भरना है बाबू। ठीक है, कहता है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो चलिए बच्चों हम भरकर बताते हैं। आपको पता होगा कि हम खाली विकल्प वाला को यहीं पर भरकर बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा कि कोयला, कोयला, कोयला और पेट्रोलियम, और क्या प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम लिख लीजिए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। और आप लोग को पता होगा कि बाबू ये दोनों जो जीवाश्म ईंधन है ये क्यों जीवाश्म ईंधन है, इसको क्यों जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ये मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये चैप्टर, तो वहाँ पर मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है बाबू, जीवाश्म ईंधन है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कोयला और पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है, तो बोल देंगे जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, आगे दूसरा आपका है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो पेट्रोलियम को जो हम लोग विभिन्न संघटक होता है इसको हम लोग पृथक करते हैं, अलग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिष्करण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू परिष्करण, परिष्करण। ठीक है, इस प्रकार आप लोग सारे बच्चे लिख लेंगे परिष्करण। ठीक है, चलिए सारे बच्चे लिख लीजिए तो यहाँ पर परिष्करण। ओके, चलिए आगे बढ़िए। कहता है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है, सबसे कम प्रदूषक ईंधन। अभी तुरंत हम आपको बताए थे CNG के बारे में, CNG जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है बाबू, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो CNG लिख लीजिएगा, या हिंदी में बच्चे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं CNG, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे अब आप लोग का आ चुका है। कहता है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य एवं असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य और सत्य लिखना है। कहता है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। बताइए जीवाश्म ईंधन जो है ये प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। आप बोलोगे यस सर, असत्य हो जाएगा, ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो है बाबू ये आपका प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते, तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये बात भी गलत है। CNG बाबू आपको पता है, तुरंत हम आपको बताए थे कि CNG जो है ये कम प्रदूषक ईंधन है। CNG क्या है, कम प्रदूषक ईंधन है, तो आप लिख लेंगे ये बात भी क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये बात सत्य है बाबू। ठीक है, चलिए कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये बात भी बाबू क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये बात भी क्या है, सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, मिट्टी का जो तेल होता है बाबू ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये बात भी सही है, मतलब गलत है ना, असत्य हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का जो तेल है ये एक जीवाश्म ईंधन है। और यहाँ पर आपका बोल रहा है नहीं है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ऐसे यहाँ पर जो भी भरने वाला था हमने PDF में दे दिया है, PDF आपको मिल जाएगा। PDF लेने के लिए आपको क्या करना है पता है, माई एप्लीकेशन जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और सत्य आपको लिखना है। तो बाबू देखिए यहाँ पर असत्य ये सब भी हम बता ही दिए अभी तुरंत आपको। अब 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो बच्चे पार्टी लिखना शुरू करेंगे, सारे बच्चे लिखिए आप लोग जल्दी से, कॉपी कलम को ओपन कीजिए एंड लिखना शुरू कीजिए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। पहले इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि इनके बनने में मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और उपलब्ध भंडार सीमित है, इसलिए जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समझ गए आप लोग, मतलब इनको बनने में क्या लगता है बाबू, मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में बहुत ज़्यादा वर्ष लग गया और इसका जो उपलब्ध है, मतलब इसका जो भंडार है ये बहुत ज़्यादा सीमित है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए
आगे देखिए जीवाश्म समाप्त होने वाला ईंधन है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। लिख लीजिएगा उत्तर में क्या, देखिए यहाँ पर हम दे चुके हैं। उत्तर में आप लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि कोक जो होता है ना सर, उनके अभिलक्षण। पहले आप लोग क्या लिखिएगा, कोक के अभिलक्षण, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था अभिलक्षण को लिखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा कोक के अभिलक्षण देकर कि कोक एक क्या है बाबू, कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। कोक एक क्या है, कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा था कि इसके उपयोगों का वर्णन करें, तो लिखिएगा आप लोग क्या, देखिए ध्यान से। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके होम स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 एंड कहता है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। अब बताना है आपको कि पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो बच्चे बुक को अच्छे तरीक़ा से पढ़ते होंगे उनको पता होगा बाबू, क्या पता होगा सर, पता होगा कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया था एंड यहाँ पर आपका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, ठीक है। लाखों वर्षों में वायु की उपस्थिति है ना, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार पेट्रोलियम का क्या हुआ, निर्माण हो गया, ठीक है। पेट्रोलियम का जब निर्माण हो गया तो फिर पेट्रोलियम का परिष्करण करके उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। उसके विभिन्न संगठनों को अलग किया जाता है, तो उसको पृथक करने को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के संगठक देखिए यहाँ पर ये है, इसका क्या उपयोग है वो भी यहाँ पर दिया गया। तो इस सबको याद करने वाला पॉइंट है बाबू, इसको याद स्वयं कीजिएगा तब ना अच्छा रहेगा जी। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्वयं याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा एक बात आपको पता होगा कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ये कौन कौन बच्चे जानते हैं, जल्दी से बताएंगे एक बार कि पेट्रोलियम को सर काला सोना कहा जाता है। ये बात हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है बाबू, पीडीएफ में ऐसे हम उत्तर दे चुके हैं इसका, ठीक है ना। इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखा जाएगा का क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्ष पर तथा वर्ष एक्स अक्ष पर आलेखित कीजिए। क्रम संख्या है, वर्ष या कमी है। जैसे एक नंबर में देखेंगे 2004 में क्या हुआ, 7.8% की कमी हुई। 2005 में 8.6% की कमी हुई, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या था, ग्राफ में क्या करना है, आलेख के द्वारा आपको क्या करना है, तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर था प्यारे बच्चों वो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख चुके हैं। इसको आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये जो आपको आलेखित करना था, देखिए इस किस प्रकार से बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है एक एक्स अक्ष निर्माण करना है, इधर वाई अक्ष का इस प्रकार से आपको निर्माण कर देना है। आप लोग निर्माण करने के बाद देखोगे यहाँ पर वर्ष लिखना है, 2004 2005 पूरा वर्ष लिख दीजिएगा 2010 तक, ठीक है। यहाँ पर कमी प्रतिशत लिख दीजिएगा। जैसे आप लोग देखिएगा 2004 में 8% की कमी हुआ था ना जी, 8 है ना परसेंट, तो यहाँ पर 8% पे चल गए। अब 2005 की बात करें तो 9%। जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदा देते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो आपको ये वाला बनाना है ये भी क्लियर हो चुका होगा। और उसके बाद पैमाने के बाद दे दीजिएगा, पैमाना एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर 1 वर्ष, वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर 1%, ठीक है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। बस आपको इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर आपको पता होगा कि 2 रुपया में देता है एक पेपर, है ना। अब पूरा लिखिएगा तो 10-15 रुपया में पूरा कॉपी ग्राफ का दे देता है। ऐसे आपको एक ही पेपर का काम है, तो आई होप कि आप 2 रुपया वाला ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना बाबू। जो आपके लिए बेहतर हो हम वही आपको देने का प्रयास करते हैं। और जब क्लास 10th में जाओगे मैथ पढ़ने का काम आएगा तो हम आपको पूरा 10th का आपको क्या करेंगे, पूरा ग्राफ का कॉपी ही आपको खरीदा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी एक पेज ले लीजिएगा उसको बनाने के लिए, या फिर आप कॉपी पर भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड ये पूरा अध्याय इस प्रकार आपका समाप्त हो जाता है। मैंने इस अध्याय
आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। पढ़ने के लिए क्या करना होगा आप लोग को बताएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया होगा, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपका बैच का फी कितना है बाबू? 499। बाबू ये 499 फी कितने दिन के लिए है? 1 साल के लिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर लेंगे, है ना। और आप लोग को पता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सर हमारा नाम ले, तो उसके लिए आप लोग को इस प्रकार से दिल बनाकर यहाँ पर लिख देना है SVM क्लासेस। ओके, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लेंगे। धन्यवाद बच्चों।